नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर रचित सिसोदिया आपके अपने YouTube चैनल चाणक्य क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। पिछली क्लास में हम लोगों ने इतिहास में यूरोपियन कंपनी का आगमन पढ़ा था, जिसमें हम लोगों ने पुर्तगालियों को पढ़ा था और डच पढ़ा था। अब हम उसके आगे बढ़ेंगे, उस सिलसिले में आगे बढ़ेंगे और आज हम लोग डिस्कस करेंगे जो और दूसरी जो कंपनियां भारत में जिनका आगमन हुआ उसको हम लोग पढ़ेंगे, विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। और इस सिलसिले में हम लोग आते हैं, सबसे महत्वपूर्ण जो व्यापारी कंपनी थी वो थी अंग्रेज। तो डचों के पश्चात भारत में अंग्रेज आए थे। वैसे तो देखा जाए तो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना तो डचों के कंपनी से पहले हुई हो गई थी। 1599 में ही गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज की स्थापना हुई थी। लेकिन अंग्रेजों का आगमन भारत में डचों के बाद ही हुआ। ठीक है, ये जो कंपनी की स्थापना हुई थी, इस कंपनी को वहाँ के जो व्यापारी वर्ग के लोग थे उन लोगों ने सम्मिलित रूप से इसकी स्थापना की थी। वहाँ के जो बहुत सारे कुछ मर्चेंट्स थे उन लोगों ने मिलकर इस कंपनी की स्थापना की थी और इस कंपनी को 1600 ईस्वी में उनको चार्टर दिया गया था। इंग्लैंड की जो महारानी थी क्वीन एलिजाबेथ, उन्होंने इनको पूर्वी देशों या कहिए कि एशिया और भारत, साउथ ईस्ट एशिया और भारत का जो क्षेत्र था उस क्षेत्र से व्यापार करने का एक एकाधिकार दे दिया था कि आप लोगों को ये अधिकार है कि आप लोग जाके वहाँ पर व्यापार कर सकते हैं और किसी को मैंने ये अधिकार नहीं दिया है। ठीक है, अब इस कंपनी की अगर हम आंतरिक संरचना की बात करें तो इस कंपनी की जो आंतरिक संरचना थी, जो प्रशासनिक, जो इस कंपनी का जो प्रशासन चलाने के लिए जो एक संस्था बनाई गई थी, उसमें उसको कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स कहते थे। और ये जो कंपनी के जो व्यापारी थे उनकी अपनी एक जनरल असेंबली होती थी, एक अपनी एक आम सभा होती थी और उसके द्वारा वो कंपनी के ऑफिशियल्स को चुनते थे। तो इस कंपनी में एक डायरेक्टर होता था जो कंपनी के जो मर्चेंट्स थे उनके द्वारा उनको इलेक्ट किया जाता था, उनको द्वारा उनको चुना जाता था। उसके बाद एक डिप्टी डायरेक्टर, एक उपनिदेशक होता था और इसके साथ साथ 24 मेंबर्स, 24 मेंबर्स या 24 सदस्य होते थे। इसके बाद 1600 ईस्वी में इनको प्रथम चार्टर मिला था। 1603 में एलिजाबेथ की मृत्यु हो जाती है और वहाँ के नए शासक बनते हैं जेम्स प्रथम ने इनको 1609 में एक दूसरा चार्टर प्रदान किया और जो एक अधिकार 1600 में दिए गए थे उसको और आगे बढ़ा दिया गया। इसी बीच 1612 में फिर से इनको कई अधिकार दिए गए, क्योंकि 1612 में इनको ये अधिकार इसलिए दिया गया था कंपनी को क्योंकि कंपनी ने इंग्लैंड के जो किंग थे उनको 1 लाख पाउंड कर्ज में दिया था। 1 लाख पाउंड का उनको लोन दिया था और इसी के द्वारा उन्होंने एक सनदों की एक पूरी श्रृंखला प्राप्त कर ली। मतलब उनको और भी कई अधिकार मिल गए, जैसे भारत में अपने जो उनके जो ट्रेडिंग सेंटर्स थे, जिसे वो फैक्ट्री बोला करते थे, उसको वो फोर्टिफाई करने का, उसको किला, उसके चारों तरफ किला बनाने का अधिकार मिल गया। अपनी एक सेना रखने का उनको अधिकार मिल गया। अब वो अपने व्यापारिक केंद्रों के सुरक्षा के लिए अपनी एक सेना भी रख सकते थे। साथ साथ भारत में जो यहाँ के जो नेटिव रूलर्स थे, यहाँ के जो देसी राज्य थे, उनके साथ संधि या युद्ध भी कर सकते थे। तो उनको कई प्रकार के उनको अधिकार प्राप्त हो गए। अच्छा, एक बात और ध्यान देने योग्य ये बात है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि कंपनी को एक अधिकार तो दिया गया था भारत और साउथ ईस्ट एशिया या दक्षिण पूर्व एशिया के साथ व्यापार करने के लिए, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत सारे ऐसे व्यापारी थे या मर्चेंट्स थे या ट्रेडर्स थे
इंग्लैंड के जो स्वतंत्र रूप से, जो इंडिपेंडेंटली अपना ट्रेड करते थे, छुप के करते थे, जिसे ये जो कंपनी के जो ऑफिशियल्स थे, जो कंपनी के जो अधिकारी थे, या वो उनको इंटरलोपर कहते थे, जिसको दस्तंदाज भी कहा जाता है। तो ऐसा नहीं था कि कंपनी को एक अधिकार मिल गया था तो कंपनी के ही लोग व्यापार कर रहे थे, और भी कई लोग व्यापार कर रहे थे, लेकिन वो छुप के करते थे और इंडिपेंडेंटली करते थे, वो कोई कंपनी फॉर्म करके नहीं कर रहे थे। ये सिलसिला चलता रहा, कई सालों तक चलता रहा, और इसी बीच 1688 में इंग्लैंड में एक क्रांति होती है जिसे बोला जाता है ग्लोरियस रिवॉल्यूशन। ग्लोरियस रिवॉल्यूशन होता है, और इस ग्लोरियस रिवॉल्यूशन के द्वारा इंग्लैंड में संसदीय सत्ता की स्थापना होती है। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आ जाता है, राजा भी रहे, किंग भी रहे, लेकिन एक संसदीय सत्ता की स्थापना होती है, और इसे बोलते हैं हम संवैधानिक राजतंत्र। इस संस्था को क्या बोलते हैं, इस व्यवस्था को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं संवैधानिक राजतंत्र। और इसी के फलस्वरूप वहाँ पे एक नई पार्टी की स्थापना होती है, नई पार्टी सत्ता में आती है जिसका नाम था व्हिग पार्टी। और व्हिग पार्टी जब सत्ता में आई तो व्हिग पार्टी जो थी वो इस व्यापारिक एकाधिकार के पक्ष में नहीं थी, वो इस व्यापारिक एकाधिकार के पक्ष में नहीं थी। वो उनका ये मानना था कि जो व्यापारिक एकाधिकार दिया गया है, ये गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज़ को, वो सही नहीं है, और बहुत सारे व्यापारी जो हैं वो इससे वंचित है और सभी को अधिकार मिलना चाहिए। तो 1600 इसी के पश्चात 1688 में इंग्लैंड के कुछ दूसरे व्यापारियों ने एक कंपनी की स्थापना की थी जिसका नाम था न्यू कंपनी। 1702 में दो नई कंपनियां बनी थी, एक का नाम था जनरल सोसाइटी और एक का नाम था इंग्लिश कंपनी ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट। ये दोनों कंपनियां, ये कुल मिला के ये तीन कंपनियां हो गई थी, और एक पुरानी कंपनी तो ये थी ही। लेकिन ये जो तीनों कंपनियां थी, इन तीनों को उतनी सफलता नहीं मिली, इनको भारत के बारे में उतनी जानकारी थी नहीं, और इंग्लैंड के जो नई सरकार थी उनका सपोर्ट मिलने के बावजूद भी ये भारत में उतनी सफल नहीं हो पाई। और फाइनली अंततः क्या हुआ कि ये तीनों कंपनियां इस पुरानी कंपनी में आके मर्ज हो जाती हैं, और 1708 में एक कंपनी बनती है जो चारों कंपनी को मिलके बनती है, जिसका नाम था द यूनाइटेड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग टू द ईस्ट इंडीज। द यूनाइटेड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग टू द ईस्ट इंडीज। 1833 में इसी कंपनी का नाम चार्टर एक्ट ऑफ 1833 के द्वारा इस कंपनी का नाम चेंज होता है, और इस कंपनी का नाम हो गया ईस्ट इंडिया कंपनी। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कंपनी की व्यापारिक सफलताएं क्या थी। तो 1601 में अंग्रेजों का एक जहाजी बेड़ा जो था वो इंडोनेशिया गया था, अब हिंदुस्तान नहीं आया था, भारत नहीं आया था। 1608 में जेम्स प्रथम का राजदूत विलियम हॉकिंस, कैप्टन विलियम हॉकिंस जो था वो सूरत पहुंचता है, और सूरत पहुंचने के पश्चात वो उस समय जो भारत के, जो हिंदुस्तान का जो मुग़ल बादशाह था जहांगीर, उसके दरबार पहुंचता है। कैप्टन हॉकिंस जो थे वो बाइलिंगुअल थे, दो भाषाओं के जानकार थे, फारसी और इंग्लिश। ये कैप्टन हॉकिंस जो थे वो जहांगीर के दरबार में आते हैं, उनसे मिलते हैं। जहांगीर उनका बड़ा सम्मान करता है, उनको जहांगीर ने 4000 का मनसब दिया, फिरंगी खान की उपाधि भी दी। लेकिन हॉकिंस ने जो विनती की, हॉकिंस ने कहा था कि हमको भारत में आप व्यापारिक केंद्र खोलने की अनुमति दीजिए, हमको भारत में अपना ट्रेडिंग सेंटर एस्टैब्लिश करने का परमिशन दीजिए। लेकिन जहांगीर ने उनको परमिशन नहीं दी, अनुमति नहीं दी। क्यों नहीं दी थी? ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि उस समय भारत का जो सामुद्रिक व्यापार था उस पर अभी भी पुर्तगालियों का काफ़ी प्रभाव था। पुर्तगालियों के पास एक बहुत बड़ी नेवल पावर थी। इवन मुग़लों के जो अपने व्यापार होते थे वो भी पुर्तगालियों के माध्यम से ही होते थे। तो जहांगीर को लग रहा था कि अगर मैंने
अंग्रेजों को व्यापारिक केंद्र खोलने की अनुमति दे दी तो पुर्तगाली इससे नाराज हो जाएंगे और इससे उनका जो ट्रेडिंग है, जो ट्रेड है, वो बाधित होगा, या कहिए कि उसमें डिस्टर्बेंसेस आएंगे। इसलिए जहांगीर ने उस समय उनको यह अधिकार नहीं दिया। इसीलिए 1611 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपना एक टेम्प्रोरी, एक अस्थायी व्यापारिक केंद्र, दक्षिण का एक तटीय क्षेत्र था मसूलीपट्टनम में, वहाँ पर उन्होंने सदर्न कोस्टल रीजन था, दक्षिण में एक कोस्टल रीजन था, एक स्थान था मसूलीपट्टनम, वहाँ पे उन्होंने अपना एक ट्रेडिंग सेंटर स्टैब्लिश किया था। ये एक टेम्प्रोरी ट्रेडिंग सेंटर था। और ट्रेडिंग सेंटर बेसिकली होता क्या था, वो एक समुद्र के किनारे एक किला नुमा एक स्थान बनाते थे जहाँ पे वो अपने सामानों को रखते थे और उन सामानों को रखते थे जिसका वो निर्यात करते थे। इसी बीच 1611 में 1611 में ही स्वाली एक जगह पड़ती है दक्षिण भारत में। स्वाली में ब्रिटिश नेवल फोर्सेस और पोर्तुगीज़ नेवल फोर्सेस, मतलब ब्रिटिश नौसेना और पुर्तगालियों के नौसेना के बीच एक युद्ध होता है और उस युद्ध में, उस वॉर में, इन दिस वॉर द ब्रिटिश नेवल शिप और द ब्रिटिश नेवल पावर डिफीटेड द पोर्तुगीज़। इस युद्ध में अंग्रेज़ों की नौसैनिक बेड़ा ने पुर्तगालियों के नौसैनिक बेड़ा को पराजित कर दिया और इसी के पश्चात फिर अंग्रेज़ों को अपने भारत में अपने अस्थाई व्यापारिक केंद्र खोलने की अनुमति मिल जाती है। तो 1613 में सूरत में अंग्रेज़ों का पहला परमानेंट ट्रेडिंग सेंटर, जिसे फैक्ट्री कहा जाता था, उसकी स्थापना होती है। 1626 में अरमा गांव एक जगह पड़ती है, वहाँ पे इन्होंने अपना एक व्यापारिक केंद्र इस्टेब्लिश किया। 1632 में गोलकुंडा के सुल्तान ने इनको एक गोल्डन फरमान दिया था कि गोल्डन फरमान में था क्या कि इनको गोलकुंडा क्षेत्र में मुक्त व्यापार की अनुमति दी गई थी, मात्र 3000 रुपये वार्षिक। लेकिन इसके बावजूद भी जब ये अपना व्यापार करते थे तो जो लोकल स्थानीय शासक थे वो उनसे कई प्रकार के टैक्स लेते थे। ये पूरी तरह से इनको टैक्स से फ्री नहीं थे, इनको टैक्स तब भी देना पड़ता था। इसी बीच 1639 में कोरोमंडल कोस्ट के एक राजा थे, चंद्रगिरी के राजा थे, चंद्रगिरी एक जगह पड़ती है, चंद्रगिरी के राजा जो थे उन्होंने एक अंग्रेज अफसर था फ्रांसिस डे को मद्रास का क्षेत्र जो था उनको लीज पे दे दिया, पट्टे में दे दिया और मद्रास के क्षेत्र को उन्होंने फोर्टिफाई किया अंग्रेजों ने और वहाँ पे अपनी एक कॉलोनी इस्टेब्लिश की और वो जो किला बना, जो फोर्टिफिकेशन बना, उसका नाम था फोर्ट सेंट जॉर्ज। क्या नाम बना उसका? वेरी इंपॉर्टेंट, फोर्ट सेंट जॉर्ज। मद्रास में जो किला बनाया इन्होंने उसका नाम रखा इन्होंने फोर्ट सेंट जॉर्ज। अच्छा, अब ये व्यापार चलता रहा। इसी बीच 1630 में एक संधि हुई थी, मैड्रिड की संधि। उस संधि के द्वारा ये कहा गया, उस संधि के द्वारा ये हुआ कि इंग्लिश मर्चेंट्स थे या इंग्लिश व्यापारी जो थे और जो पुर्तगीज़ थे उनमें आपस में अब कोई मतभेद न रह जाए, उन दोनों के बीच एक संधि हुई थी। इस संधि के द्वारा ये हुआ था कि वो लोग अपना ट्रेड करेंगे, पॉलिटिकली यहाँ के जो नेटिव रूलर्स है उसमें इन्वॉल्व नहीं होंगे। इसी बीच इसका और परिणाम क्या हुआ कि 1661 में इंग्लैंड के जो किंग थे चार्ल्स सेकेंड, उनकी मैरिज जो थी वो पुर्तगाल की एक राजकुमारी थी कैथरीन से हो गया। उनका जो विवाह था वो कैथरीन से हो गया और 1668 में इंग्लैंड के किंग चार्ल्स सेकेंड ने इस विवाह में पुर्तगाल ने बम्बई का द्वीप जो था, बम्बई का जो आइलैंड था, वह दहेज में या कहिए एक गिफ्ट में अंग्रेजों को दे दिया था और उसी बम्बई के आइलैंड को, बम्बई के द्वीप को चार्ल्स सेकंड ने 1668 में 1668 में यह बम्बई का द्वीप, बम्बई का आइलैंड जो था वह इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया और वही बम्बई बाद में 1687 में
सूरत के स्थान पर मुंबई का मुख्य व्यापारिक केंद्र बना। ये बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है। 1687 ये प्रश्न कई बार आ चुका है कि मुंबई कब मुख्य केंद्र बना, व्यापारिक केंद्र, तो वो था 1687। और ये विवाह कब हुआ था? 1661। और ये कब ट्रांसफर किया था किंग ने वहां के कंपनी को? 1668। अब हम लोग आते हैं बंगाल की तरफ, क्योंकि बंगाल में अंग्रेज और बाद में और मजबूती से स्थापित होते हैं। और ये बंगाल के वजह से ही बाद में जब उनका युद्ध हुआ, बंगाल के जो रिसोर्सेज थे वो इतने वास्ट थे कि यही रिसोर्सेज बाद में उनको फ़ायदा पहुंचाते हैं जब उनका युद्ध होता है फ्रांसीसियों से या और भारत के देसी राज्यों से। तो बंगाल की बात करें या उड़ीसा और बिहार और बंगाल सबको लेके चलते हैं। तो 1633 में हरिहरपुर एवं बालासोर, हरिहरपुर पड़ता है उड़ीसा में, हरिहरपुर और बालासोर में इन्होंने इस पूर्वी क्षेत्र में अपनी पहला व्यापारिक केंद्र स्थापित किया था। 1651 में हुगली में इन्होंने अपनी एक फैक्ट्री, एक व्यापारिक केंद्र स्थापित किया। और 1651 में ही बंगाल का जो मुगल सूबेदार था शाह सुजा, उसने इनको अंग्रेजों को 3000 रुपये वार्षिक पैसे लेकर बंगाल, बिहार और उड़ीसा में इनको मुक्त व्यापार की अनुमति दे दी। किंतु शाह सुजा के जो उत्तराधिकारी थे वो इसके पक्ष में नहीं थे। बाद में वो लोग इनसे क्या बोलते हैं, टैक्स लेने लगे। लेकिन इसी बीच 1686 में अंग्रेजों ने हुगली पर आक्रमण किया था, वो पराजित भी हुए। अंततः 1698 में बंगाल का जो मुगल सूबेदार था जिसका नाम था अजीमुस शान, जो बंगाल का जो गवर्नर था, उसने अंग्रेजों को सुतानाती, कलिकाता और गोविंदपुर, ये 3 गांव थे, इन तीनों गांव की जमींदारी अंग्रेजों को दे दी थी। कब दी थी? 1698 में। ठीक है, इनको 1698 में इन तीनों गांव की जमींदारी दे दी थी। और यही तीनों गांव मिलके बनते हैं कलकत्ता। और वहाँ पे एक फोर्ट की स्थापना होती है, फोर्ट विलियम। और वही फोर्ट विलियम बाद में अंग्रेजों का सबसे मुख्य व्यापारिक केंद्र बना। और अंग्रेजों की 1700 में वही फोर्ट विलियम, 1700 ईस्वी में, या कहिए कि 1700 ईस्वी में, यही 1700 ईस्वी में फोर्ट विलियम अंग्रेजों का पहला प्रेसिडेंसी नगर बनता है। क्या कहिए, फोर्ट विलियम कहिए या कलकत्ता कहिए, 1700 ईस्वी में अंग्रेजों का पहला प्रेसिडेंसी नगर बनता है। चार्ल्स आयर यहाँ के पहले अध्यक्ष बनाए गए थे। ठीक है, 1700 ईस्वी में फोर्ट विलियम, जो कि कलकत्ता का क्षेत्र था, जो गोविंदपुर, सुतानौती और गोविंदपुर को मिला के बनाया गया था, जहाँ पे एक फोर्टिफिकेशन किया गया था जिसका नाम रखा गया था फोर्ट विलियम। उसके प्रथम अध्यक्ष, फर्स्ट प्रेसिडेंट चार्ल्स आयर को नियुक्त किया गया। और इसी फोर्ट विलियम को पहला प्रेसिडेंसी नगर भी घोषित किया गया। और यही फोर्ट विलियम बाद में बन गया कलकत्ता, जो कि 1911 तक ब्रिटिश भारत की राजधानी रहा। 1911 के पश्चात 1911 में आदेश हुआ था कि अब दिल्ली राजधानी बनेगी और नई दिल्ली नाम से एक नया शहर बसाया गया था। 1912 में नई दिल्ली बनती है राजधानी, लेकिन 1911 तक फोर्ट विलियम या कहिए कलकत्ता ही ब्रिटिश भारत में अंग्रेजों की राजधानी रही। इसके पश्चात आगे हम लोग देखते हैं तो इसके पहले की अगर बात करें तो एक नॉरिस्ट मिशन आया था 1698 में। ये मिशन कोई बहुत ज़्यादा सफलता इसको प्राप्त नहीं हुई थी, क्योंकि इस मिशन में जो इंग्लैंड के जो किंग थे उन्होंने एक दूसरी कंपनी स्थापित की थी, लेकिन वह कंपनी उतनी सफल नहीं हो पाई थी। तो ये ध्यान रखिएगा कि कभी कभी प्रश्न आता है कि नॉरिश मिशन आया कब था, तो वो था 1698। जो दूसरा मिशन आया था वो इम्पॉर्टेंट है, जॉन सरमन मिशन।
जॉन सरमन के नेतृत्व में इंग्लैंड से एक मिशन आया था 1715 में भारत में, और उस मिशन में एक बहुत फेमस सर्जन था जिसका नाम था हैमिल्टन। वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा प्रश्न आ चुका है कि हैमिल्टन कौन था। तो हैमिल्टन बेसिकली एक सर्जन था, और वह उसी हैमिल्टन ने उस वक्त जो मुग़ल बादशाह था फारूक सियर उस वक्त मुग़ल बादशाह था, उनको एक बहुत ही दर्दनाक बीमारी थी, उनको एक बहुत ही पेनफुल डिजीज़ थी, उसको उन्होंने सही कर दिया था, हैमिल्टन ने सही कर दिया था। और इसी के पश्चात फारूक सियर ने 1717 में अंग्रेज़ों को एक गोल्डन फरमान या सुनहरा फरमान दिया था, और मात्र 3000 रुपये वार्षिक अंग्रेज़ों को देना था, और इसके पश्चात अंग्रेज़ों को मुग़लों को देना था, और इसके पश्चात वह बंगाल, बिहार और उड़ीसा में व्यापार करने में उनको छूट दे दी गई थी। साथ साथ बंगाल में जो सिक्के ढलते थे, बंगाल में जो कंपनी के सिक्के मिंट जहाँ पे उनको ढलाया जाता था, वहाँ पर बंगाल के जो सिक्के थे अब वह पूरे मुग़ल साम्राज्य में चलेंगे, यह अनुमति इस गोल्डन फरमान द्वारा दे दी गई थी। मतलब दो बहुत ही महत्वपूर्ण बातें थी। पहला कि 3000 रुपये वार्षिक के बदले उनको बंगाल में मुक्त व्यापार की छूट मिलती है अंग्रेज़ों को, और साथ साथ बंगाल के जो सिक्के थे, जो मुंबई के जो सिक्के थे, जो मुंबई में ढलते थे अंग्रेज कंपनियों द्वारा, अब उस सिक्के को पूरे भारत में चलाया जा सकता था। और इसी गोल्डन फरमान को एक इतिहासकार थे, एक हिस्टोरियन थे, एक ब्रिटिश हिस्टोरियन थे, उनका नाम था ऑर्म। उन्होंने इसको कंपनी का मैग्ना कार्टा कहा है, द मैग्ना कार्टा ऑफ द कंपनी, क्योंकि इसी के पश्चात कंपनी की ग्रोथ शुरू होती है। अंग्रेजों के पश्चात भारत में डेनमार्क के व्यापारी आते हैं, डैनिश आते हैं। 1616 में इनका आगमन होता है, 1616 में ये भारत पहुंचते हैं, और 1620 में इनकी जो पहली ट्रेडिंग सेंटर था, 1620 में इनका जो प्रथम व्यापारिक केंद्र था वो तंजौर के पास ट्रांकिनबोर में स्थापित होता है। 1676 में इनका जो दूसरा व्यापारिक केंद्र था वो बंगाल में सिरमपुर में इनकी एक फैक्ट्री लगती है, लेकिन ये उतना सफल नहीं हो पाए, और 1745 में इन द ईयर 1745 में इन्होंने अपने जितने भी इनके ट्रेडिंग सेंटर थे ये सबको इन्होंने अंग्रेज़ों को बेच दिया, और भारत से इन्होंने अपना व्यापार समेट लिया। तो आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे फ्रांसीसियों को, और उसके पश्चात फ्रांसीसियों और अंग्रेज़ों के मध्य जो वर्चस्व की जो लड़ाई होती है उसको हम लोग पढ़ेंगे, जिसको हम लोग इतिहास में एंग्लो कर्नाटिक वॉर या आंग्ल कर्नाटिक वॉर के रूप में जानते हैं। और इस वॉर ने यह सिद्ध कर दिया कि भारत में कौन शासन करेगा, अंग्रेज या फ्रांसीसी, और इस युद्ध में अंग्रेज सफल हो जाते हैं। तो इस चीज़ को हम लोग अब अगली क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद। हाँ, अरे बंद नहीं किया है।